बुक में डायग्राम है, डायग्राम में ये बताया गया है किस तरीके से उन्होंने मिनिमम अपना जो प्रॉफिट है वो डिफाइन किया हुआ है। मिनिमम प्रॉफिट डिफाइन करके उन्होंने ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये मैसेज कर बताया हुआ। पेज नंबर बुक का लिख ले, आप नोट कर लें, पेज नंबर 327 है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवर्टाइजिंग। पहले उसने लिया है विदाउट एडवर्टाइजिंग का लिया है, अभी वो सर्च कर रहा है, जैसे वो सर्च करता है तो वो हो जाएगी आपको। स्लाइड को मैंने खत्म कर दिया है, मैंने बुक का पेज निकाला 327। मैं बुक के पेज में आपको डायग्राम समझा रही हूँ। जब आपने बुक से पढ़ना है तो बुक में है, जब मैंने आपको बताया ना कि बोमल के जो स्टैटिक मॉडल है इसके 2 टाइप्स आते हैं, तो उसमें है एक आपके पास है सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवर्टाइजिंग। जब एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा तो तब उसके रेवेन्यूज कैसे होंगे, सेल्स कैसे मैक्सिमाइज करेगा, ये आपने डायग्राम बुक से देखनी है। मैं वो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, अब शो हो रही है। मैं आप लोगों की कोई नौकर नहीं लगी जो बार बार बताऊं कि बुक कौन सी है, बुक कौन सी है। एक ही बुक है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, आपको बताया नहीं हुआ मैंने। कुछ पढ़ना आप लोगों ने होता नहीं है। ये 327 पेज जो है ना, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। इस पेज में जितने भी मॉडल है ना, जिस आप सामने देख रहे हैं, आप सिंगल प्रोडक्ट मॉडल आ रहा है, फिर उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजिंग आ रहा है, अब मल्टीपल प्रोडक्ट मॉडल विद आउट एडवर्टाइजिंग आ रहा है। ये अपने चारों के चारों मॉडल आप लोगों ने करने हैं, ये चारों के चारों मॉडल इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, ये देखिए इन्वर्टेड यू शेप जो है वो आपका कॉस्ट का कर्व है, जिसपे ये मेरा कर्सर शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये वाला, और ये आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व है। टोटल कॉस्ट का कर्व देखें, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, टोटल रेवेन्यू का कर्व है। अब आप देखें यहाँ दोनों पे, जहाँ पे आपके ये सेल्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं, जब टोटल कॉस्ट के ऊपर आप लोग ये डेरिवेटिव लेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। टोटल कॉस्ट के ऊपर जब डेरिवेटिव लेंगे तो एमसी बन जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। टोटल आर के ऊपर जब लेंगे तो वो टोटल वो आपके पास एमआर बन जाएगा।
और जहाँ पे ये MC और MR आपस में इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे वो आपने इस डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये पेज नंबर नोट कर लें। इसी तरीके से आगे वाले पेज में भी डायग्राम है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपका सेल जब आपके अब आप मैक्सिमम, अब ये देखो सबसे नीचे वाली जो लाइन है ना, इन्होंने यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट रेवेन्यू की बात कर दी, प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने एक सेट करनी है कॉन्स्टेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो पहले एक सेट कॉन्स्टेंट करेंगे उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, उससे ऊपर वो सेल्स को मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये सारा कुछ आपको डायग्राम में बताया गया, ये चीजें आपने डायग्राम में से देख लेनी है। ये देखिए अब नेक्स्ट डायग्राम आ गई है। ये मैं बुक के पेजेस दिखा रही हूँ, आपने ये बुक के पेजेस से करना है। अब मैं दोबारा प्रेजेंटेशन पे जा रही हूँ। अब पहले हमारा था बोमल का मॉडल, ये हमारे पास एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो 15 चैप्टर है ना बोमल का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 16 चैप्टर स्टार्ट हो गया है, मारिस मॉडल ऑफ द मैनेजरियल एंटरप्राइजेज। अब देखते हैं मारिस क्या कहते हैं। बोमल का क्या ऑब्जेक्टिव था? बोमल का ऑब्जेक्टिव था सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज करना कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो सेल्स को कहता था, क्योंकि वो कहता था अगर आप सेल को मैक्सिमाइज करेंगे, सेल रेवेन्यूज को, अगर आपके सेल रेवेन्यू ज्यादा होंगे तो अल्टरनेटली इम्प्लिसिटली आपके प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे। इसलिए उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, सेल इंक्रीज सेल रेवेन्यू है उसका। अब देखते हैं मारिस क्या कहता है। इन कॉर्पोरेट फर्म there is structured division of ownership and management which allow manager to set goals which don't necessarily conform with those of the owner। कहते हैं यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो आपके ओनरशिप और जो मैनेजर्स के आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सेम हो। द शेयर होल्डर आर द ओनर, शेयर होल्डर ही आपके ओनर है। देयर यूटिलिटी फंक्शन इंक्लूड वेरिएबल सच एज, जो कि जो शेयर होल्डर है उनके क्या है, उनका प्रॉफिट होता है जो कि ओनर होता है। साइज ऑफ आउटपुट देखें वो इनको कर रहा है। ओनर हमेशा अपने प्रॉफिट को देखेगा, साइज ऑफ आउटपुट को देखेगा, मेरी आउटपुट कितनी ज्यादा हो सकती है, साइज ऑफ कैपिटल देखेगा, मेरी जो मशीनरी है वो कितनी ज्यादा है, मार्केट शेयर में मेरा कितना शेयर है, जितना ज्यादा मार्केट शेयर होगा उतनी उसकी फर्म ज्यादा अच्छी होगी। और पब्लिक इमेज क्या है मेरे प्रोडक्ट का। ये जो है ये यूटिलिटी फंक्शन किसके हैं, एक ओनर के हैं। अब देखते हैं मैनेजर के क्या हो सकते हैं। The managers have other ideas। उनका अपना क्या होता है, their utility function include variables such as salaries होता है, उनकी जॉब सिक्योरिटी होता है, उनकी पावर होता है और स्टेटस होता है। वो इन चीजों को देखना होता है। और वो कहता है हमारा जो है यूटिलिटी हमारी तब मैक्सिमाइज होगी, हम तब सेटिस्फाई होंगे जब हमारी सैलरीज जो होंगी वो सही होगी, हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और हमें पावर मिलेगी। जबकि ऑनर होते हैं, ऑनर्स क्या देखते हैं, ऑनर प्रॉफिट को देख लेते हैं, साइज ऑफ आउटपुट देख लेते हैं, साइज ऑफ कैपिटल देख लेते हैं, अपनी इमेज देख रहे होते हैं। The owner want to maximize their utility while the manager attempt maximizing of their own utility। ओनर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लेते हैं जबकि मैनेजर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। दोनों मैंने आपको फंक्शन बता दिए हैं और यही दोनों फंक्शन बुक में भी दिए गए हैं, तो आपने बुक में से इन फंक्शन को देख लेना है। Both utilities don't necessarily clash because the most of variables of both the utility have a strong relationship with the single variable जिसको हम size of the firm कहते हैं दोनों although ऑनर का यूटिलिटी फंक्शन और है, ठीक है, मैनेजर का यूटिलिटी फंक्शन और है, लेकिन ये दोनों जो है ना एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो है साइज ऑफ द फर्म। अगर कोई साइज ऑफ द फर्म बड़ी होगी तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, साइज ऑफ द आउटपुट भी ठीक होगी, आपका कैपिटल का साइज भी सही होगा और आपका इमेज भी सही होगा।
और आपकी फिर दूसरी तरफ आ जाए मैनेजर की तरफ, आपकी सैलरीज भी ठीक होंगी, जितनी फर्म ज्यादा होगी उतनी जॉब सिक्योरिटी भी होगी और उतनी पावर भी होगी। इसलिए कहते हैं कि दोनों के दोनों के यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट है, बट दोनों के दोनों जो है ना वो एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, वो साइज ऑफ द फर्म है। तो it is reasonable to assume that maximize the long run growth of any indicator is equivalent to maximize the long run growth rate of the others। तो कहते हैं तो हमें फिर क्या करना चाहिए, अगर साइज ऑफ द फर्म जो है वो आपका इन द लॉन्ग रन, देखिए साइज ऑफ द फर्म जो होता है वो जितना ज्यादा होगा इन द लॉन्ग रन उसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। सॉरी Owners being interested in the growth of firm want maximization of the growth of supply of capital, which is assumed to maximize the owner utility। जितने उसकी ग्रोथ ऑफ द सप्लाई ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी उतना उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा, उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब देखिए मैनेजर क्या कर रहे हैं, मैनेजर कहते हैं वांटेड टू मैक्सिमाइज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म रेदर देन एब्सोल्यूट साइज ऑफ द फर्म। अब देखिए एब्सोल्यूट साइज पे नहीं जा रहे, वो रेट ऑफ ग्रोथ पे जा रहे हैं। एब्सोल्यूट साइज ऑफ द फर्म है कि बस ठीक है जितना है इस टाइम है, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ चेंज कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज कितनी हो रही है, जितना विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ग्रोथ ऑफ द फर्म जो है वो चेंज हो रही है उतना, इतना मतलब है उसके ब्राइट फ्यूचर है उस फर्म का। तो इसलिए वो एब्सोल्यूट साइज पे नहीं जाती, वो रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फर्म पे जाती है। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब चेंज ऑफ द फर्म, तो फर्म कितनी चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। Believe that growth of demand for the product is an appropriate indicator for the growth of the firm। अगर आपने ग्रोथ ऑफ द फर्म को मेजर करना है तो उसके लिए आपको ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट जो फर्म बना रहे प्रोडक्ट इसकी डिमांड कितनी है। जितनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी इसका मतलब इसका साइज भी इतना ज्यादा होगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ भी इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि फिर आप ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी। तो अगर आपने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म्स को मेजर करना है तो आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, डिमांड का इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। आपने डिमांड ग्रोथ देखनी, ग्रोथ ऑफ द डिमांड देखनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट की। ओनर बीइंग ये तो देयर आर टू कॉन्स्टेंट इन द मारिस मॉडल। अच्छा वहां पे एक ही कॉन्स्टेंट थी, वो कौन सी कॉन्स्टेंट थी, मिनिमम प्रॉफिट वाली, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर। बोमल में एक कांस्टेंट थी, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है मारिस में। वो कौन सी है, मैनेजरियल टीम कांस्टेंट और जॉब सिक्योरिटी कांस्टेंट। ठीक है, एक आपके पास, और ये किसके लिए कांस्टेंट है, ये उसमें सिंस मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क हायरिंग न्यू मैनेजर डज नॉट एक्सपैंड मैनेजरियल कैपेसिटी। Immediately, new managers take time to get interacted in the team. Managerial team constraint sets limits to both the rate of growth of the demand and rate of growth of capital। ये किसको कांस्टेंट देखनी पड़ रही है, ये आपके ओनर्स को कांस्टेंट देखनी पड़ रही है, क्योंकि ओनर अगर आपकी मैनेजरियल टीम ओनर ने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो जब देखेगा तो उसको 2 तरह की कांस्टेंट नजर आएगी। एक मैनेजरियल टीम होगी, जबकि मैनेजरियल टीम उसकी कांस्टेंट है जिसमें वो एक टीम वर्क है, हायरिंग न्यू मैनेजर डज नॉट एक्सपैंड। अगर आप नए कर देंगे तो इमीडिएटली तो आपके वो मैनेजरियल कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं, तो थोड़ा टाइम, न्यू मैनेजर टेक टाइम, न्यू मैनेजर आपका टाइम लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी फर्मों में जब कोई ऊपर वाली सीट को चेंज करता है तो 1000 दफा सोचता है कि अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो जो नया बंदा आएगा उसने आके पूरे एनवायरनमेंट को समझना भी है, फिर उसने आके देखने के जो लोग उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं। इसलिए वो किसी हद तक जो ऑनर होते हैं, अगर मैनेजर ऊपर नीचे कुछ चीजें कर भी रहा तो वो जानबूझ के उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी चीज की क्या गारंटी है कि जब नया मैनेजर हायर करेंगे तो वो इस मैनेजर से अच्छा होगा। तो इसलिए वो बहुत कम लोग ये इनिशिएटिव लेते हैं ऊपर मैनेजमेंट को चेंज करने में। अगर मैनेजमेंट को चेंज करते हैं तो उनको सारा कुछ चेंज करना पड़ता है, जिसमें उनको टाइम लगता है, उनका प्रॉफिट जो होता है वो उनको लॉस उसमें बेयर करना पड़ता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क हायरिंग न्यू मैनेजर डज नॉट एक्सपेक्ट। इसलिए उनको कांस्टेंट फेस करने पड़ रही है कि वो बार बार मैनेजर्स को हायर नहीं कर सकते हैं, तो ये इसकी कांस्टेंट है। मैनेजरियल टीम कांस्टेंट सेट लिमिट टू बोथ द रेट ऑफ, अगर आपके पास ये जो कांस्टेंट होती है ये फिर क्या करती है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल को
डिमट कर रही होती है। और दूसरी तरह जॉब सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट भी मैनेजर्स वांट जॉब सिक्योरिटी अटेन्ड बाय pursuing a prudent financial policy which require the three crucial financial ratio to be maintained at optimum level। अब आपको जॉब सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट जो है वो भी बहुत बड़े जो आपको फेस करने पड़ते हैं। अब इसमें वो थ्री कह रहे हैं कि इसमें हमें थ्री तरह के रेशियोज हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। अब वो देखते हैं वो रेशियोज कौन से हैं। ये रेशियोज है, एक आपके पास लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो किसे कहते हैं? करंट रेशियो, रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट। आपकी फर्म में टोटल एसेट में से लिक्विड एसेट कितने? लिक्विड एसेट वो उसको कहते हैं जैसे बहुत जल्दी कैश में चेंज हो जाता है। कैश सबसे जो ट्रांजैक्शन में बहुत जल्दी आपका, जिससे आपको बहुत जल्दी क्विकली आपकी ट्रांजैक्शन हो जाए, तो सबसे क्विकली जो ट्रांजैक्शन होती है ना वो आपकी कैश में होती है। तो कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट आपका। तो हम लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे जो करंट रेशियो है ये रेशियो ऑफ लिक्विड रेशियो टू टोटल एसेट। लो लिक्विडिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जब आपके पास कम से कम लिक्विडिटी होगी तो वो आपके रिस्क को पॉजिटिव करेगी, आपका रिस्क जो होगा वो ज्यादा होगा उसमें। आपके पास एक है लिवरेज डेट टू डेट इक्विटी रेशियो आपके पास है, वो कौन सी? रेशियो ऑफ डेट टू टोटल एसेट, कि आपके टोटल एसेट में आपकी डेट कितना है। हाई डेट इक्विटी रेशियो एक्सपोज द फर्म टू बैंकरप्सी। आपको पता है कि अगर आपके पास हाई डेट, अगर आपके पास डेट ज्यादा होगा और इक्विटी कम होगी तो आपका जो है फर्म जो है वो डूब जाएगी। इसमें भी रिस्क पॉजिटिव है। और एक है प्रॉफिट रिटेंशन रेशियो। इसमें क्या था? हाई रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट एज टू द रिवर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटल। और इसमें आपकी जो रिस्क है वो नेगेटिव है। जितना आपके पास ज्यादा वो प्रॉफिट होगा, रिटेन कर सकेंगे आप प्रॉफिट को, हाई रिटेन रेशियो जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके कंट्रीब्यूट ऑफ द ग्रोथ ऑफ कैपिटल होता है। अगर आप कंबाइनिंग इन थ्री को करें, कंबाइनिंग ऑल द अबव इनटू अ सिंगल पैरामीटर विल अमाउंट टू फाइनेंशियल कांस्टेंट ऑफ द फर्म। ये तीनों जो है ना ये आपकी फाइनेंशियल कांस्टेंट है। तो इस फाइनेंशियल कांस्टेंट में आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है ना वो आपके लिए एक बहुत बड़ी कांस्टेंट है। तो मारिस कहता है कि आपकी एक जॉब सिक्योरिटी और दूसरा आपका पास जो रेशियो है वो कौन सी रेशियो है आपकी? सॉरी, दूसरी कांस्टेंट कौन सी आपकी? मैनेजरियल टीम कांस्टेंट। क्योंकि आप बार बार मैनेजर्स को हायर नहीं कर सकते हैं, आप कितनी मैनेजर्स के साथ काम करना पड़ता है। अगर ज्यादा करेंगे तो आपको पूरा एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। और दूसरा जो जॉब सिक्योरिटी कांस्टेंट है इसमें आपकी फाइनेंशियल कांस्टेंट आ जाती है। देखा जाए तो जॉब सिक्योरिटी कांस्टेंट इन अदर वर्ड्स क्या है? फाइनेंशियल कांस्टेंट है। पॉलिसी वेरिएबल क्या है हमारे? अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पॉलिसी वेरिएबल क्या है। द फर्म हैज द फ्रीडम टू चूज इट्स फाइनेंशियल पॉलिसी एज इट सब्जेक्टिवली डिटरमिन द थ्री फाइनेंशियल रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो। अगर फर्म्स के पास फाइनेंशियल पॉलिसी में फ्रीडम हो तो इस तरीके से फिर आप इन रेशियोज में फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फिर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। The firm can decide its diversification rate that either by expanding the range of its product or by merely affecting a change in the style of its existing range of product। या तो वो अपनी जो एग्जिस्टिंग उसके पास है जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसी में कोई चेंज कर दे, या ये वो कर सकती है डाइवर्सिफिकेशन करना, चेंज करना, डाइवर्सिफाई करना चीज़ों को, या फिर वो नई प्रोडक्ट। अब उसकी मर्जी है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को वो अच्छी तरीके से चेंज कर दे या फिर नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाए, या फिर वो दोनों को भी कर सकती है। वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी सही कर सकती है उसमें R&D के थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और नई प्रोडक्ट को भी वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कोलगेट है वो अपनी एग्जिस्टिंग में भी चीजें डाल रहा है और नए कोलगेट के नए फ्लेवर जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है। प्राइस इज नॉट अ पॉलिसी वेरिएबल। वो कहते हैं प्राइस है वो आपका पॉलिसी वेरिएबल नहीं है फर्म का, इट इज अ पैरामीटर। पॉलिसी वेरिएबल आपके पास कौन से हैं? आपके पास क्या आप डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं या फाइनेंशियल पॉलिसी शुरू कर सकते हैं। प्राइस इज टेकन एज गिवन बाय द ओलिगोपोली। अब आपको पता है ओलिगोपोली लिस्टिंग में हमेशा प्राइस गिवन होती है। द मार्केट प्रोडक्शन कॉस्ट आर आल्सो टेकन एज गिवन। द फर्म हैज द फ्रीडम टू डिसाइड द लेवल ऑफ इट्स एडवर्टाइजिंग एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये फर्म को फ्रीडम होती है कि वो डिसाइड करे कि वो एडवर्टाइज करे या R&D करे।
since price and production cost are given, increase in advertisement and R&D will imply lower profit margin and vice versa. अगर आप ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे और R&D करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन हम कम हो सकता है, क्योंकि आपकी वो जो है ना जो प्रॉफिट है ना उसका ज़्यादातर हिस्सा आपके R&D में जा रहा है और आपके एडवर्टाइज में जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसकी डायग्राम भी साथ साथ है, तो वो आप जब इस स्लाइड्स को पढ़ेंगे तो आपने इसकी स्लाइड के साथ साथ आपने बुक से इसकी डायग्राम भी देख लेनी है। मैं अभी जब मॉरिस का मॉडल खत्म हो जाए तो फिर मैं इसकी आपको फंक्शन भी दिखाऊंगी और डायग्राम भी दिखाऊंगी आपकी। The rate of growth of demand for the product of the firm. The firm is assumed to grow by diversification and not by mergers or acquisition. The growth of demand for the product of the firm depends on the rate of diversification and the production of successful new product. कहते हैं कि जो आपका ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है ना, वो किस पे डिमांड, आपकी जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है वो डिपेंड किस पे कर रही है, आपकी डाइवर्सिफिकेशन पे कर रही है कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या चेंज है और नई प्रोडक्ट क्या है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, तो उससे भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। और अगर आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे भी आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। अब जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई है ना, ये देखिए, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ये आपके मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव है, बट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द कैपिटल सप्लाई जो है ये आपके ऑनर का ऑब्जेक्टिव है इन द मॉरिस मॉडल। द शेयर होल्डर हु आर द ऑनर विश टू मैक्सिमाइज कंपनी कैपिटल, वो चाहेंगे ना कि मेरे कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो, विच इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ द फर्म। वो कैसे मेजर हो सकता है, जितनी आपकी साइज ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी उतना ही इसका मतलब है आपका सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज होगा। The main source of finance for the growth of firm is profit, but the management can retain only part of it, for another part has to be distributed as dividend. एक तो आपके पास प्रॉफिट है ही है, दूसरा जो आपके पास है वो डिविडेंड भी है आपके पास। The rate of growth of capital is determined by the three factor। वो कौन से three factor है जो आपके ग्रोथ ऑफ कैपिटल को डिटरमिन कर रहे हैं, उसमें से थ्री फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। Determined by manager constituting a financial security constant, the average rate of profit and the rate of diversification। तो ये आपके हैं जो आपके सप्लाई को, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हमारे पास आती है विलियमसन थ्योरी ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन मीन होता है फ्रीडम टू डिसीजन, ठीक है ना, कि आपके पास फ्रीडम है आपने क्या डिसीजन करना है और क्या डिसीजन नहीं करना। फ्रीडम इन द डिसीजन मेकिंग, उसको डिस्क्रेशन कहते हैं। विलियमसन थ्योरी ऑफ मैनेजर डिस्क्रेशन को अब हम इसको वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मॉरिस का बता दूं। जो मैंने आपको कहा था ना कि फंक्शंस हैं मॉरिस के आपने देखने हैं और उसके अलावा आपने उसकी डायग्राम देखनी है, वो आप मैं बुक से दिखाती हूँ आपको। बुक का पेज शो हो रहा है आपको, 16 चैप्टर है मॉरिस मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट मैनेजरियल एंटरप्राइज। पेज नंबर है 352।
उमा स्क्रीन में शुरू शो हो रहा है आपको 16 चैप्टर? हाँ जी, अब शो हो रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा करती हूँ ताकि आपको सही तरह नजर आए। हाँ जी, ये देख रहे हैं ना, गोल्स ऑफ द फर्म। मैंने अच्छा किया आपने बुक ओपन कर दिया, लेकिन मैंने अब उसको भी सही तरीके से ओपन किया, बड़ा किया मैंने उसको ना। उसमें देखिए गोल्स ऑफ द फर्म में वो बता रहे हैं कि ये जी मैक्सिमाइज करना होता है, उसमें से जी डी और जी सी है ना। जी डी आपके पास मैंने कहा ना बैलेंस ग्रोथ रेट होता है जिसको मैक्सिमाइज करना है। अब मैनेजरियल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके पास बैलेंस ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करना है। जी डी आपके पास है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म और सप्लाई ऑफ कैपिटल। जो जी सी है ये ऑब्जेक्टिव है ओनर का, वो चाहते हैं कि ग्रोथ हो, सप्लाई ऑफ कैपिटल हो। और जो मैनेजर्स हैं वो कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमाइज हो। इसी तरह नीचे यूटिलिटी फंक्शन भी देख रहे हैं आप कि जो मैनेजर्स हैं उन्होंने यू एम लिखा हुआ यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स। उसमें देखें सैलरीज है, पावर है, स्टेटस है, जॉब सिक्योरिटीज है। जबकि ऑनर जो है यू ऑफ यू के साथ जो जीरो लिखा हुआ है वो ओ है ऑनर के लिए। यूटिलिटी ऑफ द ऑनर है वो किस चीज का फंक्शन है? प्रॉफिट का, कैपिटल का, आउटपुट का, मार्केट शेयर का और पब्लिक स्टीम का। ताकि उसका इमेज, पब्लिक स्टीम का इमेज, उसकी क्या इमेज रही, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें यूटिलिटी ऑफ ओनर्स क्या है कि अपने कैपिटल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई उसको उसका फंक्शन है। और इधर नीचे देखें तो मैनेजर्स का यूटिलिटी फंक्शन क्या है? उनका ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड ऑफ सेल्स और एस है जॉब सिक्योरिटी, उसका फंक्शन है। तो वो इस चीज को देख रहा होता है। आगे ये कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट के अलावा भी जो मैंने आपको रेशियोज बताई हैं तो एक दो कॉन्स्टेंट होती है। एक तो आपके पास मैनेजर्स की वो जो आपने हायर करना होता है मैनेजर्स को, एक वो कॉन्स्टेंट है। और दूसरी आपके पास कॉन्स्टेंट क्या है? फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, जिसमें आपके लिवरेज और डेट रेशियो आ जाती है, लिक्विडिटी रेशियो आ जाती है आपके पास। और कौन सी आ जाती है? और रिटेशन रेशियो आ जाती है आपके पास। ये रेशियो है जिसको हम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट कहते हैं, जो कि बेयर करनी पड़ती है। ये आगे मैंने सारा बताया हुआ है। अब ये इक्विलिब्रियम बताया हुआ है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजमेंट जो जिसके इंस्ट्रूमेंटल अपने सेल्स को, डिमांड ऑफ द सेल्स, ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उनके पास जो इंस्ट्रूमेंटल वो यूज करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं। तो ये उसके उन्होंने फंक्शन आर एंड डी का उन्होंने कहा या तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर वो रिसर्च करते हैं। वो किसका मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आर एंड डी करके उनको और एफिशिएंट बनाना या न्यू प्रोडक्ट, ये दोनों काम भी कर सकते हैं। ये उसका उनका फंक्शन बताया हुआ है। तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना ये रेट ऑफ ग्रोथ किसका है? मैनेजर्स का है, जिसमें उन्होंने किसको इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज करना है? अपना डिमांड और ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। और ये किसका है? जिसमें वो इधर है जिसमें आपके पास देखें M1 है, M2 है, M3 है, उसमें उसको इंक्रीज कर रहे हैं। और जो नीचे वाला है वो है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द कैपिटल सप्लाई। और ये किसका है? सारा मुझे ये बताएं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई किसका ऑब्जेक्टिव है? ये कौन इंक्रीज करना चाहता है, ओनर या मैनेजर? मैसेज करके बता दे सिर्फ ओनर या मैनेजर ज्यादा करना चाहते हैं। शाबाश, ये ओनर का होता है ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई को इंक्रीज करना है। चलिए अब हम लोग थर्ड थ्योरी की तरफ जाते हैं।
ये वाली डायग्राम देखें। इस डायग्राम में भी उन लोगों ने अब क्या किया है कि इसमें माइस मॉडल इज कंप्लीट एज फॉलो। इसमें डिमांड ग्रोथ इक्वेशन लिया, प्रॉफिट इक्वेशन लिया, उन्होंने सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्वेशन लिया, सिक्योरिटी कांस्टेंट लिया, उसके थ्रू उन्होंने डायग्राम बनाया। अन्य पर आपका इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में उन्होंने दोनों डायग्राम जो आपने पहले देखी है और दूसरी डायग्राम, इन दोनों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। उन दोनों को इकट्ठा करके तो उसके वहां पे उन्होंने इक्विलिब्रियम देख लिया है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमें 4 किस्म के नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको फार्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम जो वो पता चल जाएगा। अब हमने ये वाला मॉडल पढ़ना है, विलियमसन मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन। मैं अब स्लाइड्स लगा रही हूँ। पहले मैं आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बुक से आपको बताऊंगी। देखते हैं कि पहले आपको मैं एक दफा रिवाइज करवा दूं कि जो बोमल था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था और उसके बाद फिर मारिस का क्या ऑब्जेक्टिव था। सायरा, आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं एक दो लफ्जों में कि बोमल का क्या ऑब्जेक्टिव था, बोमल क्या कहता था, किसको इंक्रीज करना चाहिए, मैक्सिमाइज किसको करना चाहिए?